यदि आप राजस्थान से हो, मध्य प्रदेश से हो, हरियाणा से हो या फिर उत्तर प्रदेश से हो, हिमाचल प्रदेश से हो या भारत के किसी भी राज्य से हो और आयुर्वेद से रिलेटेड भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में आयुर्वेद से रिलेटेड एक बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट से हम लगभग इस वीडियो में 100 MCQ जो है सॉल्व करने वाले हैं। और जो हमारे स्टूडेंट हैं आयुर्भास्कर ऐप के, जो अलग अलग स्टेट से भर्ती परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं और वो अलग अलग कोर्स लेकर के अपना प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन सभी के कोर्स में 250 प्लस आपको मॉक क्वेश्चन की सीरीज जो है आपके कोर्स में दी जाएगी। और हम इस वीडियो में यानी कि यूट्यूब पे हम 100 मॉक क्वेश्चन करेंगे उस इंपॉर्टेंट विषय से जो हर भर्ती परीक्षा में बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। जो भी आयुर्वेद की भर्ती परीक्षाएं आती हैं, चाहे वो किसी भी राज्य की हो गई, वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो उसमें इससे प्रश्न जरूर बनते हैं और अच्छी खासी संख्या में उससे प्रश्न बनते हैं। तो स्वागत है आप सभी का आयुर्भास्कर चैनल पे। हम बात कर रहे हैं आयुर्वेद की आई हुई भर्ती, जो कि 3 राज्य में स्टेप बाय स्टेप जिनकी भर्ती परीक्षा होने वाली है और अन्य राज्यों में भी भर्ती परीक्षाएं होंगी जब भर्ती निकल करके आएगी तो। ठीक है, तो सबसे पहले आपको बता दें कि अभी हाल फिलहाल में महीने दिन के बाद छत्तीसगढ़ में भी आयुर्वेद फार्मासिस्ट के कुछ पोस्ट निकल करके आने वाले हैं। तो यदि छत्तीसगढ़ के स्टूडेंट ये वीडियो देख रहे हैं तो वो अलर्ट हो जाए और तैयारी करने के लिए जल्दी से आयुर्भास्कर यूट्यूब चैनल और आयुर्भास्कर ऐप से जरूर जुड़ जाए। तो चलिए हम बता दें कि इस वीडियो में अभी हाल फिलहाल जिन राज्यों की परीक्षाएं होने वाली है, भर्ती परीक्षाएं, उसमें सबसे पहले नंबर पे जो भर्ती परीक्षा होगी वो मध्य प्रदेश आयुर्वेद कंपाउंडर की होगी, जो कि इसी 15 तारीख को है। और बहुत सारे स्टूडेंट फुल्ली प्रिपेयर्ड हैं और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट या कैंडिडेट हैं जो कि अभी प्रिपरेशन में लगे हुए हैं और जिनकी प्रिपरेशन बहुत तगड़ी हो रही है। और राजस्थान आयुर्वेद स्टाफ नर्स कंपाउंडर के जो भी कैंडिडेट हैं उनकी भी तैयारी आयुर्भास्कर ऐप से, आयुर्भास्कर यूट्यूब चैनल से जुड़ करके अच्छी हो रही है। आप सभी के कमेंट मिलते हैं, आप सभी के मैसेज मिलते हैं, जिसमें बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो अपने डाउट्स पूछते हैं, क्योंकि आपके चैट बॉक्स में जो भी आपके डाउट होते हैं वो हमसे पूछ लेते हैं और उस डाउट्स का जो भी है क्लेरिफिकेशन या एक्सप्लेनेशन जो देना होता है टेक्स्ट के माध्यम से वहां पे दे दिया जाता है। तो इससे पता चल रहा है कि आप सभी तैयारी में लगे हुए हो, अच्छी तैयारी हो रही है। अब मध्य प्रदेश के जो कैंडिडेट हैं जिनकी परीक्षा 15 तारीख को होने वाली है, तो उनको लगातार मॉडल पेपर और जो मॉक क्वेश्चन की सीरीज है सब्जेक्ट वाइज, वो सभी ऐप पर दी जा रही है। और प्लस यूट्यूब पे भी जो स्टूडेंट अभी तक हमसे नहीं जुड़े हैं वो यूट्यूब पे भी क्लासेस ज्वाइन करके लाभ ले रहे हैं। लेकिन हमने कहा था कि यदि आप टेस्ट सीरीज भी ले लेते हो या मास्टर कोर्स भी ले लेते हो, जो कि पहले 1000 का था अब 700 का रह गया है, 700 रुपए में आपको पूरा वीडियो लेक्चर क्लास, टेस्ट सीरीज, मॉक पीडीएफ, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज की पीडीएफ, ऑनलाइन टेस्ट और मॉडल पेपर, प्रीवियस ईयर के पेपर, मॉडल पेपर का एक्सप्लेनेशन, वीडियो सीरीज, ये सारी चीजें आप सभी को उस कोर्स में मिले। प्लस हमने ये भी कहा था कि यदि आप टेस्ट सीरीज भी लेते हो जो कि 499 का था और उसे घटा करके 300 कर दिया गया है, उस टेस्ट सीरीज में आपको मॉडल पेपर और प्लस जो वीडियो सीरीज अभी यहाँ पे यूट्यूब पे आप देख रहे हो और इसके पहले जो आपने रस सास भैंसा से कल्पना से जो वीडियो सीरीज देखा था जिसमें 100 क्वेश्चन यूट्यूब पे कराया गया था और 250 क्वेश्चन जो था आपके ऐप पे आपके कोर्स में प्रोवाइड कर दिया गया। तो अभी तक जो कैंडिडेट तैयारी नहीं कर रहे हैं या जिनके पास अच्छे स्टडी मटेरियल नहीं है या टॉपिक वाइज टारगेट क्लास आपके पास नहीं है, टारगेट मॉक क्वेश्चन की सीरीज नहीं है, टारगेट जो पीडीएफ नोट्स हैं वो नहीं है,
तो फिर आप गलती कर रहे हो। अभी भी समय है आपके पास। हम नहीं कह रहे कि आप मास्टर कोर्स लीजिए या आप प्रीमियम कोर्स लीजिए जो कि 4000 का है और 2 साल की वैलिडिटी जिसकी है। हम नहीं कह रहे कि आप उन्हें लीजिए। आप ओनली टेस्ट सीरीज भी ले सकते हो जो कि 300 रुपए का है और जिसकी वैलिडिटी 6 महीने की है। जो मध्य प्रदेश आयुर्वेद कंपाउंडर भर्ती की परीक्षा, जो भर्ती परीक्षा की तैयारी जो कैंडिडेट कर रहे हैं, अभी भी समय है। हमने कहा था कि 14 तारीख तक आपको लगातार मॉडल पेपर और मॉक सीरीज सब्जेक्ट वाइज आप सभी को दी जाएगी, तो वो दिया जा रहा है, उसके लिए मेहनत हो रहा है। आपके लिए डेली बाय डेली जो है कंटेंट तैयार हो रहा है, ठीक है। तो आप बस पढ़िए। और पढ़ाई के लिए जो फीस की झंझट थी उसे भी हमने खत्म कर दिया और पॉकेट फ्रेंडली जो है आपके लिए सभी कोर्सेस दे चुके हैं। रह गई बात राजस्थान आयुर्वेद स्टाफ नर्स और कंपाउंडर भर्ती की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों की, तो उनके लिए भी उनके रिक्वेस्ट पे कोर्स फीस हमने 1500 रुपए में 1 साल की वैलिडिटी का कोर्स दे दिया है, जो कि मास्टर कोर्स है, जिसमें सारी चीजें, सारी जो फैसिलिटी है उसमें आप सभी को दी गई है। लेक्चर वीडियो है, पीडीएफ नोट्स है, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है, टेस्ट सीरीज की भी पीडीएफ है, मॉक टेस्ट के जो क्वेश्चन है आंसर शीट के साथ उसमें दिए गए हैं, साथ ही साथ प्रीवियस ईयर के पेपर भी हैं। तो तैयारी आपकी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप कंप्लेन करो कि सर हमारे पास स्टडी मटेरियल नहीं, हम कैसे पढ़ें। बहुत सारा स्टडी मटेरियल आपके कोर्स में प्रोवाइड किया जा चुका है और बहुत सारे स्टडी मटेरियल आप सभी को दिए जाने हैं। तो आप तैयारी कीजिए। राजस्थान के कैंडिडेट के पास अभी समय है, मैक्सिमम आपके पास 2 महीने का समय है, उसमें आप तैयारी बेहतरीन कर सकते हो। तो समय मत गंवाइए, समय बहुत बहुमूल्य है, ठीक है। चलिए देखते हैं कि कैसे क्वेश्चन आप सभी को इसमें मिलने वाले हैं। हमने जैसा बताया कि इस सीरीज में हम जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो सब्जेक्ट है द्रव्य गुण, उससे हम करेंगे 250 बहुविकल्पी प्रश्न। लेकिन YouTube पे आपको 100 मॉक क्वेश्चन की सीरीज यहां पे दिखेगी और पूरा जो सीरीज है वो आपको आपके कोर्स में दिखेगी। चाहे आप मध्य प्रदेश के हो, छत्तीसगढ़ के हो, राजस्थान के हो, उत्तर प्रदेश के हो, हरियाणा के हो या भारत के किसी भी राज्य से हो और आयुर्वेद से रिलेटेड भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, तो ये विषय इंपॉर्टेंट है। और आपके कोर्स में जो आपने आयुर्भास्कर ऐप पे जो कोर्स परचेज किया है, उस कोर्स में ये सीरीज की पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी आंसर शीट के साथ, और साथ में ये वीडियो एक्सप्लेनेशन के साथ आपको ये मॉक क्वेश्चन की सीरीज वहां पे दे दी जाएगी, ठीक है। तो हम प्रश्न करेंगे 250, लेकिन YouTube पे हम 100 प्रश्न करेंगे। तो सभी जो भी कैंडिडेट हैं जो तैयारी कर रहे हैं, जैसे आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, अगर आपको पता है तो आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताया कीजिए, ताकि हमें पता चले कि आपकी प्रिपरेशन कैसी हो रही है, ठीक है। चलिए अब द्रव्य गुण से आपको कुछ चीजें जो है जान लेनी जरूरी है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि अगर उत्तर प्रदेश की बात करें, उत्तर प्रदेश की, तो यहां पे द्रव्य गुण और द्रव्य परिचय, द्रव्य परिचय, द्रव्य गुण और द्रव्य परिचय, ये कंबाइन जो है सब्जेक्ट होता है। कंबाइन एक सिंगल सब्जेक्ट है, लेकिन इसमें द्रव्य परिचय और द्रव्य गुण को अलग अलग कर दिया है। और अगर हम एमपी की बात करें, मध्य प्रदेश की बात करें, तो मध्य प्रदेश में द्रव्य गुण, राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में भी द्रव्य गुण या औसत परिचय, औसत परिचय, हरियाणा में भी जो है द्रव्य गुण ही है। तो अच्छी खासी तैयारी जो है आपकी इस विषय से होनी चाहिए, क्योंकि इससे टफेस्ट क्वेश्चन जो है बनते हैं और ऐसे क्वेश्चन बनते हैं जो कि अगर आपने थियरी सही से नहीं पढ़ा है तो कर नहीं पाओगे, ठीक है। तो अभी तो बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो कि तैयारी इस समय कर रहे हैं जिनको पहले से पता ही नहीं था, तो उनके लिए बस एक ही चीज है कि आप वीडियो एक्सप्लेनेशन देखिए, मॉक क्वेश्चन की सीरीज जो है उसे, ऑनलाइन सीरीज जो है उसे डेली बाय डेली अटेम्प्ट कीजिए। पीडीएफ जो मॉक क्वेश्चन की दी जा रही है उनको प्रिंट आउट करा करके पढ़िए, ठीक है। प्रीवियस ईयर के जो मॉक क्वेश्चन दिए गए उनको देखिए, समय कम है, इस तरह तैयारी आप अच्छी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन हम लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है अध्यात्म गुणों की संख्या
है। अध्यात्म गुणों की संख्या कितनी है, अध्यात्म गुण कितने हैं? तो आंसर जाएगा अ पे 6। अध्यात्म गुण कितने हैं? 6 हैं। अब देखिए कह रहा है इंद्र वृक्ष पर्याय है। इंद्र वृक्ष, वृक्ष जो है किसका पर्याय? इसके पहले भी जो सीरीज दी गई थी या उसके पहले जो मॉडल पेपर दिए गए तो उसमें बताया गया है कि बहुत सारे पर्यायवाची शब्द आपसे एग्जाम में पूछने को दिखेंगे, आपको एग्जाम में दिखेंगे, अलग अलग पौधों के पर्याय पूछे जाएंगे। तो इंद्र वृक्ष पर्याय किसका है? पाठा का, कुटज का, अर्जुन का, सटी का। तो कुटज का इंद्र वृक्ष पर्याय है। इंद्र वृक्ष किसका पर्याय है? कुटज का। इसको, इसके बीज को इंद्रयव भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इंद्रयव। तो इंद्रयव किसका पर्याय है? कुटज का, और इंद्र वृक्ष कुटज का पर्याय है। ठीक है, अगला प्रश्न, कौन सा रस रोपण कर्म करता है? रोपण, रोपण करता है, पूरी तरह से रोग को क्या करता है? नष्ट नहीं करता। रोपण मतलब उसे रोक देता है। कौन सा रस? कषाय, कटु, मधुर या अम्ल? तो आंसर होगा कषाय। कषाय जो है रोपण का कार्य करता है। किसका कार्य करता है? रोपण का। अगला प्रश्न देखिए, वात शामक रस है। वात शामक रस कौन सा है? जो वात का शमन करता है। वात का शमन करने वाले रस का नाम क्या है? कौन से? तीनों का सीरीज बना करके दिया, कटु तिक्त कषाय, मधुर तिक्त कषाय, मधुर अम्ल लवण, कटु तिक्त अम्ल। ठीक है, तो आंसर क्या होगा? स, मधुर अम्ल लवण। तो वात शामक रस कौन कौन से हैं? मधुर, अम्ल और लवण। ये वात का शमन करते हैं, वात को शमन करते हैं, वात का शमन करते हैं मधुर, अम्ल और लवण। अगला प्रश्न देखिए, कौन सा रस अग्नि प्रधान है? इनमें से कौन सा रस जो है अग्नि प्रधान है, यानी कि जिसमें अग्नि छिपी होती है, जो अग्नि को तीव्र कर सकता है? ऐसा कौन सा रस है? क्या वह मधुर है, अम्ल है, तिक्त है या कषाय है? तो आंसर हो जाएगा ब, अम्ल। मतलब जो रस अम्ल रस है वो अग्नि प्रधान है, इसमें अग्नि की प्रधानता होती है। अगला प्रश्न देखिए, उत्तम सुख विरेचन है। सुख विरेचन, सबसे अच्छा विरेचन द्रव्य कौन सा है? आरगवद है, स्नुही है, त्रिवृत्त है या कंपिल्लक है? कौन सा है? आंसर हो जाएगा स, त्रिवृत्त। कई बार क्वेश्चन को तोड़ मरोड़ के इधर उधर घुमा करके पूछता है ताकि आपके दिमाग में जो है कंफ्यूजन क्रिएट किया जाए और आप आंसर क्या करो? गलत कर दो। लेकिन आप गलत नहीं करोगे क्योंकि आप पढ़ के जा रहे हो। ठीक है, अगला प्रश्न, तीक्ष्ण विरेचन है। तीक्ष्ण का मतलब जब भी समझिएगा तो तीक्ष्ण का मतलब तीव्र, या हम कह सकते हैं कि ऐसा जो कि बहुत ज्यादा शरीर पे प्रभाव करे, उसे तीक्ष्ण कहते हैं। तो तीक्ष्ण विरेचन है आरगवद, स्नुही, त्रिवृत्त या कंपिल्लक? तो आंसर हो जाएगा ब, स्नुही। तीक्ष्ण विरेचन में आता है स्नुही। स्नुही को सेहुंड भी कहते हैं, याद रखिएगा। मृदु विरेचन द्रव्य है। मृदु मतलब कि जिसमें स्निग्धता होती है, ऐसा विरेचन द्रव्य कौन सा है? आरगवद, स्नुही, त्रिवृत्त या कंपिल्लक? तो आंसर हो जाएगा अ, आरगवद। आरगवद जो है मृदु विरेचन द्रव्य के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न, श्रेष्ठ कृमि घन है। कृमि घन का मतलब जो कृमियों को नष्ट करता है। सबसे अच्छा, सबसे श्रेष्ठ कृमि घन कौन सा है जो कृमियों को नष्ट करता है? क्या पलाश है, खदीर है, निम्ब है, बिडंग है? तो आंसर हो जाएगा द, बिडंग। हम बार बार बता चुके हैं आपको, बिडंग जब भी देखिए, बिडंग जब भी देखिए तो आप समझ जाइए कृमि घन है। क्या है? कृमि घन है। ठीक है, समझ में आ रहा है? कृमि घन है। बिडंग क्या है? कृमि घन। जब भी कृमि घन की बात आए तो आप याद रखिएगा कि वो बिडंग ही होगा। अगला फल, अगला फल कह रहा है, अगला क्वेश्चन, जाति फल का प्रयोज्यांग है। जाति फल का प्रयोज्यांग क्या है? मतलब कि जो जाति फल है उसका कौन सा अंग प्रयोग में लिया जाता है? क्या बीज या फल या पुष्प या पत्र? तो आंसर हो जाएगा बीज। जाति फल का हम बीज प्रयोग में लेते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न, जावित्री है। जावित्री क्या है? फलावरण है, बीजावरण है, पुष्पावरण है या त्वक है? जावित्री जो आप देखे होंगे मसालों में, जो जावित्री होती है वह उस पौधे का या वृक्ष का कौन सा भाग है? क्या वह फल का आवरण है, फल का ऊपरी हिस्सा है,
बीज का आवरण है या पुष्प आवरण है या त्वक है, तो आंसर हो जाएगा ब, वो बीजावरण है। क्या है? बीज के ऊपर का भाग है। क्या है? बीज के ऊपर का भाग है। अगला प्रश्न देखिए, चित्रक का प्रयोज्यांग है। याद रखिएगा, जब हम द्रव्य गुण पढ़ रहे हैं तो द्रव्य गुण, इसमें द्रव्य परिचय नहीं है कि परिचय पूछा जाए, द्रव्य गुण, द्रव्य के गुणों के बारे में पूछा जाएगा। गुण, वीर्य, विपाक, प्रभाव, कर्म, ये सारी चीजें उसमें पूछी जा सकती हैं। ठीक है, तो जब बढ़िया से पढ़े रहोगे तभी आंसर दे पाओगे। चित्रक का प्रयोज्यांग क्या है? चित्रक जो है उसका प्रयोज्यांग क्या है? कौन सा अंग प्रयोग में लिया जाता है? क्या उसकी जड़ प्रयोग में लेते हैं? मूल का मतलब जड़ है, मूल त्वक। क्या जड़ के ऊपर का जो त्वचा है, जो छाल है जड़ के ऊपर की, उसको प्रयोग में लेते हैं, या त्वक, या बस छाल प्रयोग में लेते हैं, या अंतिम ऑप्शन क्या कह रहा है? फल, या हम उसका फल प्रयोग में लेते हैं? किसके बारे में पूछ रहा है? पूछ रहा है चित्रक के बारे में। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ब, मूल त्वक। हम उसकी त्वचा लेते हैं, जड़ की त्वचा को प्रयोग में लेते हैं, यानी कि जड़ की छाल। अगला प्रश्न देखिए, कुष्ठ का प्रयोज्यांग है। कुष्ठ, कुष्ठ एक औषध द्रव्य है, ऐसा वृक्ष, मतलब कि कुष्ठ क्या है? पौधे या वृक्ष की कैटेगरी में आ रहा है, जिसका कौन सा प्रयोज्यांग, मतलब कि कौन सा अंग जो है हम प्रयोग में लेते हैं? मूल, जड़ प्रयोग में लेते हैं, त्वक प्रयोग में लेते हैं, पुष्प प्रयोग में लेते हैं, या फल प्रयोग में लेते हैं? तो आंसर होगा अ, हम इसकी जड़ को प्रयोग में लेते हैं, यानी कि मूल को। अगला प्रश्न, परादि गुण क्या है? परादि गुण कितने होते हैं? क्या नहीं पूछ रहा है, पूछ रहा है परादि गुण कितने हैं? क्या वो 6 है, 7 है, 8 है, या 10 है? आंसर होगा 10। परादि गुण कितने हैं? 10 हैं। अगला प्रश्न देखिए, चरका अनुसार त्वक कंद क्षीर का संग्रह काल क्या है? देखिए, त्वक कंद क्षीर मतलब कि चरक के अनुसार, आचार्य चरक के अनुसार, किस ऋतु में या किस समय छाल, कंद और क्षीर, ये तीनों अलग अलग चीजें हैं। मतलब त्वक का मतलब छाल, वृक्ष या पौधे की छाल, कंद यानी कि जड़, और क्षीर यानी कि वृक्ष का दूध का संग्रह काल कौन सा है? कब उसे संग्रहित करना चाहिए? क्या उसे शरद में संग्रहित करना चाहिए, ग्रीष्म में करना चाहिए, बसंत में करना चाहिए, या शिशिर में करना चाहिए? तो आंसर होगा शरद। इन तीनों को संग्रहित करने के लिए आचार्य चरक ने संग्रहण काल शरद ऋतु बताया है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, चेतन द्रव्य होते हैं, चेतन द्रव्य जिनमें चेतना होती है उसे चेतन द्रव्य कहते हैं। ठीक है, जो पूरी तरह से मृत नहीं है, जो चेतन, जिसमें चेतना है, आत्मा है, उसे हम क्या कहेंगे? चेतन द्रव्य कहेंगे। तो चेतन द्रव्य क्या है? आत्मा युक्त, मन युक्त, मन व मन के अर्थ से युक्त, या सनेन्द्रिय। तो चेतन द्रव्य क्या है? चेतन द्रव्य हो जाएगा सेनेन्द्रिय। सेनेन्द्रिय मतलब कि इंद्रिय के साथ, जिसमें पूरी तरह से बाह्य आघातों का या बाह्य प्रक्रियाओं का एहसास हो, उसे ही हम क्या कहेंगे? चेतन द्रव्य कहेंगे। ठीक है, अगला, उग्रगंधा किसका पर्याय? उग्रगंधा नाम इसलिए उग्रगंधा रखा गया क्योंकि इससे उग्रगंध आती है। ठीक है, तो उग्रगंधा किसका पर्याय है? वचा का, लहसुन, लहसुन को कह सकते हैं सिग्रू, गुगलू। तो आंसर हो जाएगा अ, वचा। वचा को उग्रगंधा कहा गया क्योंकि इसकी गंध जो है बहुत उग्र होती है। गायत्री पर्याय है गुड़हल का, खदीर का, रोहितक का, या वचा का? तो आंसर हो जाएगा खदीर। खदीर, गायत्री खदीर का पर्याय, या खदीर का पर्याय पूछे क्या है तो आप बता सकते हैं गायत्री। ठीक है, अगला प्रश्न, गुरुचि का पर्याय क्या है? देखिए, गुरुचि कई नाम से जाना जाता है। गुरुचि को अमृता भी कहा जाता है, गिलोय भी कहा जाता है, और उस तरह से अगर देखा जाए तो इसे छिन्नरूहा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? छिन्नरूहा, क्योंकि बहुत ज्यादा क्या है, कड़वा, तिक्त रस का होता है, तो मुंह में जाते ही पूरी तरह से जबान कड़वी हो जाती है, पूरा शरीर क्या हो जाता है? तिक्त रस के प्रभाव से पूरी तरह से उत्तेजित हो जाता है, तो इसलिए इसको नाम दे दिया गया छिन्नरूहा। तो गुरुचि का पर्याय क्या है? छिन्नरूहा। कोकी लाच नहीं होगा। इंद्रयव तो आपको अभी बताया गया, इंद्रयव किसे कहते हैं? कुटज को। और पलंकषा ये नहीं होगा, बस छिन्नरूहा इसका पर्याय है। तो 19 का क्या होगा? ब। अगला प्रश्न देखिए, मधुर होते हुए भी कफ वर्धक नहीं है। देखिए, जितने भी मधुर द्रव्य हैं
वो क्या करते हैं, कफ का वर्धन करते हैं, कफ बढ़ाते हैं। लेकिन यह ऐसा द्रव्य है जो कि मीठा है, मधुर है, लेकिन कफ को नहीं बढ़ा रहा है, कफ को नहीं बढ़ा रहा है। क्यों? कौन सा है जो मीठा भी है और कफ नहीं बढ़ाएगा? जीर्णशाली, जांगलमास, मधु या सभी? तो आंसर हो जाएगा सभी। देखिए ये जितने द्रव्य यहां पे मेंशन है सभी मधुर हैं। जीर्णशाली, शाली का मतलब, जीर्ण का मतलब पुराना, शाली का मतलब चावल, जो भी पुराना चावल है। जब आप नवीन धान्य का प्रयोग करते हो ना, 60 दिन में तैयार हो जाता है, तो नवीन धान्य का अगर प्रयोग करते हैं, नवीन चावल, नए चावल का अगर प्रयोग करते हैं, मधुर होता है लेकिन वो कफ को बढ़ा देगा। ठीक है। जांगल मांस, जो जंगली जीव हैं उनके मांस को अगर खाया जाता है वो भी मधुर होते हैं, लेकिन कफ को नहीं बढ़ाते। मधु यानी कि शहद, वो भी मधुर होता है, लेकिन विपाक उसका कषाय, मधुर और कषाय रस का है, वो कषाय भी है मधुर भी है। तो ये भी क्या करता है, कफ को नहीं बढ़ाता। तो ये तीनों मीठे हैं लेकिन कफ को नहीं बढ़ा रहे, तो आंसर क्या होगा, दो सभी। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, विष पुष्पक पर्याय है। विष पुष्पक किसका पर्याय है? विष पुष्पक किसे कह रहे हैं? नाम अगर देख लेते हैं कौन कौन, वत्सनाभ, कुचला, भल्लातक, मदन फल। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा मदन फल। मदन फल को हम जानते हैं विष पुष्पक के नाम से। मदन फल को किससे जानते हैं? विष पुष्पक के नाम से। ठीक है। अगला प्रश्न, शुष्क पिपली का रस होता है, शुष्क पिपली यानी कि सूखी हुई पिपली जो है उसका रस कैसा होता है? मधुर होता है, कटु होता है, अम्ल होता है या कषाय होता है? तो आंसर हो जाएगा ब, कटु। कटु का मतलब तीखा होता है। आपको कई बार जितनी भी क्लासेस हुई होंगी जिसमें रस आया होगा, जब भी कटु आया होगा तो बताते हैं कि वो तीखा स्वाद को कहा जाता है। मिर्चे का जो स्वाद है वो कटु स्वाद है, मरीच का जो स्वाद है वो कटु स्वाद है। ठीक है। लेकिन नीम का जो स्वाद है वो तिक्त होता है, गिलोय का जो स्वाद है वो तिक्त होता है। तिक्त का मतलब कड़वा। तो जब रस पढ़ें तो रस में आपको 6 रस आपको बताया गया है, मधुर, अम्ल, लवण, और इसमें अगर देखें तो कटु, तिक्त और कषाय। तो 6 रस है। तो जब भी कटु की बात आए तो आप तीखे से समझिएगा। ठीक है। अगला, अर्क का कर्म है। अर्क जिसको हम मंदार भी कहते हैं, मदार भी कहते हैं, आक भी कहते हैं। तो अर्क का कर्म क्या है? वमन, विरेचन, वमन विरेचन या शिरो विरेचन? तो आंसर हो जाएगा स, वमन विरेचन। ठीक है। अगला प्रश्न, विषनाशक श्रेष्ठ औषध है। विषनाशक श्रेष्ठ औषध कौन सा है इसमें से जो विष का भी नाश करता है और श्रेष्ठ भी है? कौन सा औषध है? विड़ंग, अतिविषा, सिरिस या कुष्ठ? तो आंसर हो जाएगा 100, सिरिस। जब भी विषनाशक द्रव्य की बात आए तो सिरिस को प्राथमिकता दीजिएगा, सिरिस ही याद रखिएगा। सिरिस क्या है? विषनाशक द्रव्य है। अगला प्रश्न देखिए, वमन द्रव्यों का पांच भौतिक संगठन है। जो भी वमन द्रव्य हैं आपको बताया गया है, जितने भी निघंटुकार हैं उन्होंने क्या बताया है कि औषध द्रव्य जो भी हैं जो हमारे शरीर में भाव है। देखिए बहुत सारे ऐसे आधुनिक चिकित्सक हैं या जो आधुनिक चिकित्सा की प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो सीख रहे हैं, वो क्या कहते थे कि आयुर्वेद में जड़ी बूटियों से, घास फूस से इलाज किया जाता है और ये सही नहीं होता है। तो उनके लिए आप बस इतना ध्यान में रखिए कि जो आचार्यों ने कहा है उसके हिसाब से हमें जो चिकित्सा है, सटीक चिकित्सा और पूरी तरह से रोग को नष्ट करने की जो चिकित्सा है वो आयुर्वेद में भी है, बाकी अन्यत्र किसी भी पैथी में नहीं है। और क्यों आचार्यों ने कहा? क्योंकि आचार्य कहते हैं जो भाव हमारे शरीर में है वही भाव क्या है, इस ब्रह्मांड में है। और इस ब्रह्मांड में जो भी जीव है या निर्जीव जो भी तत्व है, तो जो ब्रह्मांड में है वही भाव हमारे शरीर में है और वही भाव द्रव्यों के शरीर में है। तो वो हमारी चिकित्सा उन्हीं से हो सकती है। ठीक है। तो जैसे अगर वृक्षों की बात करें, पौधों की बात करें या पार्थिव तत्वों की बात करें जो पृथ्वी के अंदर है, पृथ्वी के तलहटी में है, धातु, धातु रस या उपरस जिसे हम कह रहे हैं, तो उनसे चिकित्सा की बात इसलिए की जाती है क्योंकि उसमें पंचमहाभूत का आश्रय है, पंचमहाभूत उसमें है और उसी तरह से पंचमहाभूत हमारे शरीर में भी है।
तो आचार्यों का मानना है कि जब हमारे शरीर में पंच महाभूत हैं और इन जांगम, अस्थावर या जो पार्थिव द्रव्य हैं उनमें भी पंच महाभूत है, तो चिकित्सा तो इन्हीं से होनी चाहिए ना। तो एक तरह से फैक्ट के आधार पर हम देखें तो यही सही बात भी है, और उसी चीज पे इस समय आधुनिक चिकित्सा भी क्या कर रही है, हर चीज पे आयुर्वेद का टैग लगा करके उसमें मिक्सअप करके चीजों को मार्केट में ला रही है ताकि उनका प्रोडक्ट जो है अच्छे से चले। ठीक है, वो तो दूसरी बात हो गई। यहाँ पे हम प्रश्न की बात करते हैं। वमन द्रव्यों का पांच भौतिक संगठन है। जितने भी वमन द्रव्य हैं उनमें जो पांच भौतिक द्रव्य हैं उनमें से कौन सा संगठन उनमें उपस्थित होता है? क्या पृथ्वी जल उसमें होता है, वायु अग्नि होता है, या वायु पृथ्वी होता है, या जल आकाश होता है? तो आंसर हो जाएगा ब वायु और अग्नि। जितने भी वमन द्रव्य हैं उसमें वायु और अग्नि पंच महाभूत का संगठन होता है। अगला प्रश्न देखिए, वत्सनाभ का प्रयोज्यांग है। जो वत्सनाभ है उसका कौन सा भाग प्रयोग में लिया जाता है? क्या मूल प्रयोग में लेते हैं, कंद? अब आप एक चीज यहां पे ध्यान रखिएगा, मूल जड़ है, कंद क्या है? जैसे आपने देखा होगा शकरकंद है ना, शकरकंद वो क्या है? वो भी कंद है लेकिन उसमें भोज्य पदार्थ होता है। ठीक है, उत्पाद, पौधे का उत्पाद स्टार्च होता है, तो उस तरह के उत्पाद को, उस भाग को हम क्या कहते हैं? कंद कहते हैं, जो कि मूल से, जड़ से पूरी भिन्न होता है। ठीक है, क्या उसका जड़ प्रयोग में लेते हैं, या कंद प्रयोग में लेते हैं, या पत्र प्रयोग में लेते हैं, या फल प्रयोग में लेते हैं? तो आंसर हो जाएगा मूल। वत्सनाभ का मूल यानी कि जड़ प्रयोग में लिया जाता है। सड़ूसड़ में पंचकोल के अतिरिक्त द्रव्य हैं। सड़ूसड़ मतलब कि जो 6 उष्ण द्रव्य हैं उसमें पंचकोल के अतिरिक्त द्रव्य है। पंचकोल के अलावा कौन से द्रव्य सम्मिलित किए गए हैं? पंचकोल नहीं है, उसके अलावा कौन सा द्रव्य है, या पंचकोल की जगह पे कौन सा द्रव्य है? कह रहे सड़ूसड़ में पंचकोल के अतिरिक्त द्रव्य कौन सा है? क्या वह पिपली है, पिपली मूल है, चित्रक है, या मरीच है? तो आंसर हो जाएगा द मरीच। ठीक है, अगला प्रश्न, कुलत्थ का निषेध है। मतलब जब कुलत्थ को किस रोग में नहीं प्रयोग में लिया जाता है? कुलत्थ को किस रोग में, क्या कह रहा है? निषेध जब कहे तो वर्ज्य समझिएगा, मतलब कि उसे मना किया गया है, उस रोग में नहीं खाना चाहिए, उस रोग में उसे प्रयोग नहीं करना है। अस्मरी में, अम्लपित्त में, वात व्याधि में, पांडु में? तो आंसर क्या हो जाएगा? ब अम्लपित्त में। अम्लपित्त में कुलत्थ जो है मना किया गया। अगला प्रश्न, चरकानुसार श्रेष्ठ मेद्य रसायन जो दिमाग को तेज करे, दिमाग बुद्धि को बढ़ाए, ठीक है, मेद्या जिसे कहा गया, तो मेद्य रसायन कौन सा है? तो बुद्धि को बढ़ाने वाला रसायन कौन सा? मंडूकपर्णी, मुलेठी, ब्राह्मी, शंखपुष्पी? तो आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा द शंखपुष्पी। ज्यादातर आचार्य जो है शंखपुष्पी को मेद्य रसायन में सबसे श्रेष्ठ मानते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न, नासागत रक्तपित्त की औषध है। नासागत मतलब कि जो नासागत, नाक के रास्ते जो रक्तपित्त है उसकी औषध कौन सी है? दुर्वा सोरस, दुर्वा किसे कह रहे हैं? दूब को कह रहे हैं। ठीक है ना, हरी घास जो दूब होती है उसका रस, या तृण पंचमूल स्वरस, या गिलोय स्वरस, या पटोल स्वरस? कौन सा नासागत रक्तपित्त की औषध है? तो आंसर हो जाएगा अ दुर्वा स्वरस। मतलब कि नासागत मतलब कि नाक के मार्ग के अंतर्गत जो रक्तपित्त हो रहा है, या नासागत द्वार जो है वो प्रभावित हो रहा है रक्तपित्त से, तो वहां पे नासागत जो औषधि प्रयोग में लेनी है दुर्वा स्वरस। दुर्वा को धो करके अच्छे से सिलबट्टे पे कूच करके क्या करना है? कपड़े में रख करके निचोड़ करके नाक के रास्ते उसे औषध के स्वरूप डालना है, जिससे नासागत रक्तपित्त जो है शांत होता है। ठीक है, अगला प्रश्न, धन्वंतरी निघंटु के रचयिता हैं। धन्वंतरी निघंटु के रचयिता कौन है? अब देखिए नाम आगे जुड़ा हुआ है धन्वंतरी, और पूछ भी रहा है कि धन्वंतरी निघंटु के रचयिता कौन है, तो आंसर कौन सा होगा? अब देखिए ज्यादातर जो भी कैंडिडेट हैं वो क्या करेंगे? धन्वंतरी है तो ज्यादातर सोचेंगे कि धन्वंतरी ने ही धन्वंतरी निघंटु की रचना की, लेकिन ऐसा नहीं है। धन्वंतरी निघंटु के रचयिता जो है महेंद्र भौगिक है। कौन है? महेंद्र भौगिक। ठीक है, अगला प्रश्न, श्रृंगवेर पर्याय है। श्रृंगवेर किसका पर्याय है? क्या बदर का पर्याय है, आद्रक का पर्याय है,
श्रृंगाटक का पर्याय है या कर्कट श्रृंगी का पर्याय है? तो आंसर होगा आर्द्रक। श्रृंगवीर आर्द्रक को कहते हैं। किसको कहते हैं? आर्द्रक यानी कि अद्रक को। अगला प्रश्न, कृमि घन द्रव्य है। देखिए बार बार ऐसे प्रश्न आ रहा है, घुमा करके भी पूछा जा रहा है, तो इसमें आपको आंसर बताने की आवश्यकता नहीं है, आपको अच्छे तरीके से पता है कि कृमि घन द्रव्य कौन सा है। तो आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए ताकि पता चले कि आप पढ़ रहे हो और तैयारी कर रहे हो। ठीक है, अगला प्रश्न, डैश फल पाकंतः, डैश फल पाकंतः वनस्पति वानस्पत्य औषधि विरुद्ध। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? औषधि, औषधि फल पाकंतः। ठीक है, अगला प्रश्न, जिसमें फल आते हैं परंतु पुष्प नहीं आते कहलाता है? मतलब कि ऐसा वृक्ष, ऐसा औषधीय पौधा जिसमें फल आता है लेकिन पुष्प नहीं आता है, फूल आता ही नहीं है, फल आता है बस, तो उसे हम क्या कहते हैं? वनस्पति कहते हैं, वानस्पत्य कहते हैं, या औषधि कहते हैं, या विरुद्ध कहते हैं? तो आंसर हो जाएगा उसे कहते हैं वनस्पति। क्या कहते हैं? वनस्पति। अगला, शुक्र स्तंभन द्रव्य है। शुक्र स्तंभन यानी कि शुक्र को बढ़ाने वाला, पुष्टता देने वाला। ठीक है, कौन सा? कपिकच्छु, जिसे कपिकच्छु, कौच को कपिकच्छु भी कहते हैं, मुसली, अश्वगंधा, जातिफल। तो आंसर क्या हो जाएगा? जातिफल। ये शुक्र स्तंभन द्रव्य का कार्य करता है। अगला प्रश्न देखिए, सुदर्शन चूर्ण का प्रमुख घटक है। सुदर्शन चूर्ण जो योग है, सुदर्शन चूर्ण तैयार किया जाता है, वो मुख्यतः किस द्रव्य से तैयार होता है? उसका प्रमुख घटक जिससे वो तैयार किया जाता है उसमें मुख्य रूप से क्या होता है? नागरमोथा होता है, गुड़ची होता है, चिरैता होता है, या शुंठी होता है? तो आंसर हो जाएगा चिरायता। महासुदर्शन चूर्ण जो है चिरायता को मुख्य घटक के रूप में उसमें प्रयोग लिया जाता है। अगला प्रश्न देखिए, अष्टांग संग्रह के अनुसार शुष्कार्ष की प्रमुख औषध है। जो शुष्कार्ष है मतलब अर्श जो बवासीर है, उसमें एक प्रकार है शुष्कार्ष, या शुष्क अर्श कह सकते हैं, शुष्क बवासीर कह सकते हैं, या सूखा बवासीर कह सकते हैं। तो उसकी प्रमुख औषध कौन सी है? भल्लातक, कुटज, हरिद्रा, या कुष्मांड? तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा भल्लातक। क्या हो जाएगा? भल्लातक। अष्टांग संग्रह के अनुसार शुष्कार्ष की प्रमुख औषध क्या है? भल्लातक है। अगला प्रश्न देखिए, विचित्र प्रत्यारब्ध द्रव्यों की अवधारणा प्रथमतः किस संहिता में उल्लेखित है? विचित्र प्रत्यारब्ध द्रव्यों की अवधारणा जो प्रथम मत है वो किस संहिता में उल्लेखित है? क्या चरक संहिता में, सुश्रुत संहिता में, भाव प्रकाश में, या अष्टांग हृदय में? तो आंसर हो जाएगा क्या? भाव प्रकाश में। विचित्र प्रत्यारब्ध द्रव्यों की अवधारणा कहां पे प्रथम मत है? भाव प्रकाश में। अगला प्रश्न, विकृति विषम समवेत व प्रकृति सम समवेत की अवधारणा को प्रथम मत कह सकते हैं। प्रथम मत उल्लेखित किया किसने किया है? कह रहा विकृति विषम समवेत व प्रकृति सम समवेत की अवधारणा, ये आचार्यों का गढ़ा हुआ बनाया हुआ सूत्र है जिनके आधार पर वो चिकित्सा करते थे, द्रव्यों को परिभाषित करते थे। तो सबका अलग अलग मत है, अलग अलग सूत्र है, अलग अलग दृष्टिकोण है। तो उसी के अनुसार अब उनके सूत्रों को, उनके दृष्टिकोणों को, उनकी बातों को हमें अलग अलग सूत्रों में पढ़ना पड़ता है। अलग अलग उनके सूत्र हैं, नियम है, उन्हें याद रखना पड़ेगा, तो उनके मतों को जानना पड़ेगा। तो जब हम उनके मत के बारे में अगर पढ़ेंगे तो उस पर क्वेश्चन तो बनेंगे ही बनेंगे। तो वही पूछा जा रहा है, विकृति विषम समवेत व प्रकृति सम समवेत की अवधारणा को प्रथम मत उल्लेखित किया किसने? उल्लेखित किया चरक ने, सुश्रुत ने, भाव प्रकाश ने, या अष्टांग हृदय ने? तो आंसर हो जाएगा आचार्य चरक ने। अगला प्रश्न देखिए, पार्श्वशूल, पार्श्वशूल यानी कि पार्श्व जब बोले तो आप समझिएगा सामने वाला हिस्सा, यानी कि छाती का दर्द भी कह सकते हैं। पार्श्वशूल की प्रमुख औषध है, कौन सी औषध पार्श्वशूल की है? पुष्कर मूल, पाठा, परपटक, या एरंड?
तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा अ पुष्कर मूल। अगला प्रश्न देखिए, श्रेष्ठ रक्त पित्त घन है। श्रेष्ठ रक्त पित्त घन है मतलब कि ऐसी औषधि जो रक्त पित्त का शमन करने का, नष्ट करने का जो काम करे, वो कौन सी औषधि? क्या कुष्मांड है? हमने पिछले वाली क्लास में आपसे पूछा था कि कुष्मांड को हम सामान्यतः किस नाम से जानते हैं, कमेंट कीजिए। तो किसी भी कैंडिडेट ने, किसी भी विद्यार्थी ने नहीं बताया था, तो इससे पता चलता है कि आपके पास या तो जानकारी नहीं है या जानकारी है तो आप बताना नहीं चाहते हो, ताकि ये पता चले कि नहीं आप यहाँ से पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ऐसा मत कीजिए। आपको अगर जानकारी है, आप अगर जानते हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि कुष्मांड सामान्यतः किसे कहते हैं। श्रेष्ठ रक्तपित्त घन इसमें से कौन है? कुष्मांड है, कूट है, पटोल है या वासा है? तो आंसर हो जाएगा द वासा। वासा को हम किस नाम से जान रहे हैं? अड़ूसा। वासा को ही क्या कहते हैं? अड़ूसा। और बताया था हमने एक मॉडल पेपर में, वासा से रिलेटेड क्वेश्चन था कि किसका स्वरस हम पुटपाक विधि से निकालते हैं, इनमें से किसका स्वरस हम पुटपाक विधि से निकालते हैं। हमने बताया था जिन वृक्ष या पौधों के पत्र मृदु नहीं होते हैं, जिनको हाथ से निचोड़ने पे जिसमें क्या हो, रस न लगे, ठीक है, या जलीय भाग न आए, द्रव्यांश न आए, तो ऐसे पत्रों का जो कड़े हो, कठोर हो, शुष्क हो, उनसे रस नहीं निकल पाता है, तो उनका पुटपाक किया जाता है। तो उसमें वासा सही आंसर होगा। तो वासा को हम क्या कह रहे हैं यहाँ पे? श्रेष्ठ रक्तपित्त घन है। रक्तपित्त को समन करने वाला सबसे अच्छा औषध वासा है, यानी कि अड़ूसा। हरिकी में अनुपस्थित है मधुर रस, अम्ल रस, लवण रस, कटु रस। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा 100 लवण रस। ठीक है, हरिकी लिखा है तो हरितकी समझिएगा। ठीक है, हरितकी यानी कि हरण। हरण में लवण रस क्या है? अनुपस्थित है। अगला प्रश्न, रसोन में अनुपस्थित रस है। रसोन, लहसुन कहिए, रसोन कहिए, वही चीज कह रहा है। रसोन में अनुपस्थित रस है। रसोन में कौन सा रस नहीं है? मधुर रस नहीं है, अम्ल रस नहीं है, लवण रस नहीं है या कटु रस नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ब अम्ल रस। रसोन में अम्ल रस नहीं होता है। ठीक है, जो भी राजस्थान आयुर्वेद स्टाफ नर्स और कंपाउंडर की भर्ती कर रहे हैं, जो भी कैंडिडेट, वो प्ले स्टोर से आयुर्भास्कर ऐप इंस्टॉल करके वहां से अपनी भर्ती परीक्षा की तैयारी का कोर्स ले सकते हैं। 1500 रुपए में कोर्स आप सभी को मिल जाएगा 1 साल वैलिडिटी के साथ। उसमें आपको लेक्चर वीडियो क्लास, पीडीएफ नोट्स, साथ ही एमसीक्यू सीरीज की पीडीएफ, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज की पीडीएफ, प्रीवियस ईयर के पेपर, और ये भी जो मॉक सीरीज आप सभी के बीच में यूट्यूब पे दी जा रही है 100 क्वेश्चन की, वो पूरा 250 क्वेश्चन का सेट आपको वहां पे मिलेगा। मॉडल पेपर का सेट मिल जाएगा, उसकी पीडीएफ सीट मिल जाएगी, साथ में आंसर सीट भी मिल जाए। तो बहुत कुछ पढ़ने के लिए स्टडी मटेरियल मिलेगा, जो कि आपके भर्ती परीक्षा में आपको एक सीट दिलाने का ब्रह्मास्त्र का कार्य करेगा। तो देर मत कीजिए। यदि आप कहीं से भी आप स्टडी कर रहे हो, किसी का भी स्टडी मटेरियल लेकर के देख रहे हो, तो एक बार आप आयुर्भास्कर ऐप पे जरूर विजिट करें, ताकि आपको लगे कि नहीं, अब जो है सही तरीके से हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, एक बार आइए देखिए, तो आपको समझ में आएगा कि पढ़ाई का सही क्रम क्या है, आयुर्वेद का सही तरीका क्या है पढ़ने का। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भिस्क प्रिया, भिस्क प्रिया पर्याय है। भिस्क प्रिया किसका पर्याय है? भिस्क प्रिया किसे कह रहे हैं? वासा को, कुटकी को, गुड़ची को, हरितकी को। तो आंसर हो जाएगा क्या? आंसर होगा स गुड़ची। गुड़ची को भिस्क प्रिया भी कहा जा रहा है। भिषंग माता, भिषंग माता या भिषक माता भी कह सकते हैं। भिषक माता किसका पर्याय? वासा का, कुटकी का, गुड़ची का या हरितकी का। तो आंसर होगा वासा। वासा को भिषक माता या भिषंग माता भी कहा जाता है। अगला प्रश्न, निर्गुंडी बीज कहलाता है। निर्गुंडी बीज को हम क्या कहते हैं? निर्गुंडी का जो बीज है उसे क्या कहते हैं? पिपली कहते हैं, हरेड़ू कहते हैं, श्वेत मरीच कहते हैं, बीरड़ कहते हैं। तो आंसर हो जाएगा ब हरेड़ू। निर्गंडू का जो बीज है निर्गुंडी का, उसे हम हरेड़ू कहते हैं।
अगला प्रश्न, अष्टांग हृदयानुसार प्रमेह की श्रेष्ठ औषधि। अनुसार जो प्रमेह की श्रेष्ठ औषध है वो कौन सी? अष्टांग हृदयानुसार आप ये समझिएगा ना, जिस आचार्य ने अष्टांग हृदय लिखा, आपको बताया था हमने, अष्टांग हृदय के रचयिता अन्य है और अष्टांग संग्रह के रचयिता अन्य है, पिछली क्लास में बताया गया। अगर आपको याद है तो कमेंट बॉक्स में बताइए कि अष्टांग हृदय के रचयिता कौन है और अष्टांग संग्रह के रचनाकार या रचयिता कौन है। तो जिन्होंने अष्टांग हृदय लिखा है उसी के अनुसार पूछ रहा है ना, अष्टांग हृदय अनुसार, मतलब कि उसमें जो लिखा हुआ है उस अष्टांग हृदय के अनुसार प्रमेह की श्रेष्ठ औषध कौन है? गुड़मार है, हरिद्रा है, वासा है, गुड़ची है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ब हरिद्रा। अगला प्रश्न, हरिद्रा भी आप बता सकते हो, हरिद्रा को सामान्य हिंदी शब्द में क्या कहते हैं? ठीक है, तिक्त रस का भौतिक संगठन है। तिक्त रस का भौतिक, पंच महाभूतों का जो भौतिक संगठन है वो क्या है? तिक्त रस में वायु आकाश है, वायु पृथ्वी है, वायु जल है या वायु अग्नि है। तो आंसर हो जाएगा अ वायु और आकाश। तिक्त रस के जो भी औषध द्रव्य है उसमें पंच महाभूतों के संगठन के बारे में जब पूछे तो यही होगा, वायु और आकाश। ठीक है, अगला प्रश्न, उष्ण तीक्ष्ण औषध किस ऋतु में ग्रहण करनी चाहिए? उष्ण और तीक्ष्ण मतलब कि गर्म और चरपरी जो तीखी चीजें हैं, तेज चीजें हैं, उनको किस ऋतु में ग्रहण करना चाहिए? शरद में, वसंत में, वर्षा में या हेमंत में? तो आंसर हो जाएगा ब वसंत में, क्योंकि उष्ण भी है और तीक्ष्ण भी है। तो अब ऐसा नहीं कि जो गर्म चीज है उसको हम गर्मी में खाएं, ऐसा नहीं है, लेकिन नियम हमने ऐसा बना दिया है कि किसी भी समय कोई भी चीज हम खा लेते हैं उससे हमारे शरीर को नुकसान पहुंचता है। लेकिन आचार्यों ने हर ऋतु का एक निश्चित नियम बनाया है, काल बनाया है कि कौन सा चीज हम किस ऋतु में खाएं, उसी अनुसार उष्ण तीक्ष्ण औषध किस ऋतु में ग्रहण करनी चाहिए। तो आचार्यों ने बताया है उसे बसंत में ग्रहण करना चाहिए। ठीक है, अगला प्रश्न, चरकानुसार परादि गुणों की संख्या क्या है? तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है। अभी तक जो भी पढ़ रहे हैं सब इंपॉर्टेंट है, लेकिन जब मोस्ट इंपॉर्टेंट बोला जाए तो आप समझिएगा कि किसी न किसी परीक्षा में ये पूछा गया। तो चरकानुसार परादि गुणों की संख्या कितनी है? तो परादि गुण जो है 10 है। आचार्य चरक परादि गुणों की संख्या बताते हैं 10। अगला प्रश्न, यश शोधने शक्तिशः, यश शोधने शक्तिशः उष्ण शर व्यवायी या तीक्ष्ण? तो आंसर हो जाएगा द तीक्ष्ण। यश शोधने शक्तिशः तीक्ष्ण। रसादीनाम पंचानाम भूतानाम यदाश्रय भूतम तद, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। किसके बारे में ये कहा जा रहा है? रसादीनाम पंचानाम भूतानाम यदाश्रय भूतम तद गुणम द्रव्यम रसम या कर्मम? तो आंसर हो जाएगा ब द्रव्यम। रसादीनाम पंचानाम भूतानाम यदाश्रय भूतम तद द्रव्यम। ठीक है, अगला प्रश्न, चरकानुसार महाकषा है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बार बार हर सीरीज में हर जगह आपको दिख रहा है। तो आंसर आपको पता ही है, कई बार बताया गया, कमेंट बॉक्स में फटाक से आंसर बताइए। और ये क्वेश्चन ध्यान में रखिएगा, ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, रिपीट कई बार हो चुका है, आ सकता है। अगला प्रश्न देखिए, सुश्रुतानुसार वर्णित गण है, गणों की संख्या सुश्रुत के अनुसार कितनी है? 10 है, 50 है, 37 है या 500 है? तो आंसर हो जाएगा कितना? 137। गणों की संख्या 37 आचार्य सुश्रुत बताते हैं। अगला प्रश्न, आहार है, आहार जो है कैसा है? रस प्रधान है, वीर्य प्रधान है, गुण प्रधान है या कर्म प्रधान है? तो आंसर होगा अ रस प्रधान। आहार क्या है? रस प्रधान है, आहार में रस की प्रधानता होती है। अगला प्रश्न, कारण द्रव्यों की संख्या कितनी है? कारण द्रव्य कितने हैं? 9 है, 10 है, 11 है या 25 है? तो कारण द्रव्य होते हैं 9। कारण द्रव्य कितने होते हैं? 9। अगला प्रश्न, कर्ष फल पर्याय है, कर्ष फल किसका पर्याय है? क्या वह हरितकी का पर्याय है, आम्लकी का पर्याय है, विभितक का पर्याय है? हरितकी, आम्लकी, विभितक तीनों मिल जाते हैं तो क्या बनता है? आपको पता ही होगा। ठीक है, त्रिफला बनता है। ठीक है, तो कर्षफल
पर्याय है, इनमें से किसका पर्याय है? हरितकी को हम हर्रे भी कह रहे हैं, अम्लकी आंवला है, विवितक बहेड़ा है, मदन फल क्या चारों में से किसका पर्याय है? तो आंसर हो जाएगा विवितक। कर्ष फल विवितक को कहते हैं, ठीक है, या विवितक का पर्याय है। प्रियंग, प्रियंग या प्रियंगु, कई बार आप ध्यान दीजिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। यहाँ पे प्रियंग दे रहा है ना, प्रियंग का प्रयोज्यांग है प्रियंग। कई जगह आपको ये प्रियंगु भी दिख रहा होगा, प्रियंगु, प्रियंगु भी दिख जाएगा कई जगह, तो कंफ्यूज नहीं होना है। ऐसा नहीं कि एग्जाम में प्रियंगु आएगा तब छोड़ के चले आइएगा, नहीं, प्रियंग या प्रियंगु दिख जाएगा कई जगह। तो प्रियंग का प्रयोज्यांग या प्रियंगु का प्रयोज्यांग क्या है? मूल, कंद, फल या पंचांग। तो आंसर होगा फल। प्रियंगु का या प्रियांग का फल हम प्रयोग में लेते हैं। अगला प्रश्न देखिए, कटफल का प्रयोज्यांग है, कटफल का कौन सा अंग प्रयोग में लिया जाता है? फल, कांड, त्वक, मूल, कंद, क्या प्रयोग में लेते हैं? तो आंसर हो जाएगा कांड त्वक, मतलब तने का छाल। अगला प्रश्न, निर्विषा का प्रयोज्यांग है, निर्विषा, ये भी देखिए यहाँ पे ऐसा नहीं कि सामान्यतः जिस द्रव्य को हम जान रहे हैं जिस नाम से वही दे दिया, ऐसा नहीं, पर्याय को साथ में लिखा है, ताकि यहाँ पे अगर देखें तो दो प्रश्न हो जा रहा है ना। निर्विषा आपको पता रहेगा तभी नहीं बताएंगे उसका कौन सा अंग हम प्रयोग में लेते हैं। तो निर्विषा का प्रयोज्यांग है, निर्विषा का कौन सा अंग प्रयोग में लेते हैं? कंद, मूल, फल या पंचांग। तो आंसर हो जाएगा मूल, निर्विषा का मूल प्रयोग में लेते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, श्रेष्ठ फल माना गया है, श्रेष्ठ फल किसे माना गया है? इनमें से आंवला, द्राक्षा, हरितकी या विवितक। तो श्रेष्ठ फल द्राक्षा है। क्या है श्रेष्ठ फल? द्राक्षा। और आंवला क्या है? आंवला अमृत फल है। क्या है? अमृत फल। श्रेष्ठ संग्राही द्रव्य है, जो संग्रहण करती है, कौन सा द्रव्य जो है श्रेष्ठ संग्राही है? शुंठी, जीरक, गज पिपली, शुंठी, मरीच, पिपली, हरितकी, विवितक, आम्लकी, चित्रक, मुस्तक, बिडंग। तो आंसर हो जाएगा शुंठी, जीरक और गज पिपली। अगला प्रश्न देखिए, वत्सनाभ का प्रतिविष है, प्रतिविष यानी कि एंटीडोट, मतलब एंटीडोट क्या होता है कि जो विष का हरण करे, विष को मारे, विष को नष्ट करे। तो अगर वत्सनाभ किसी ने ज्यादा मात्रा में ले लिया या गलत तरीके से ले लिया और उसके शरीर में वत्सनाभ की वजह से जहर फैल गया, तो उसका शोधन किसके कारण, किससे द्वारा होगा? टंकड़ से, गुगलू से, गोदुग्ध से, गोघृत से। तो आंसर हो जाएगा टंकड़ से। टंकड़ से जो वत्सनाभ है उसका शोधन करते हैं, या वत्सनाभ का प्रतिविष टंकड़ है। शुष्क मरीच का रस है, जो शुष्क मरीच है उसका रस कैसा है? मधुर है, कटु है, तिक्त है, कषाय है। तो आंसर हो जाएगा कटु यानी कि तीखा। ठीक है। अगला रामठ पर्याय है, रामठ किसका पर्याय है? आंसर क्या होगा? हिंगु यानी कि हींग का पर्याय जो है क्या है? रामठ। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा क्षीरत्रय, क्षीरत्रय मतलब कि ऐसे वृक्ष जिनसे क्षीर निकलता है, दूध निकलता है। तो ऐसे 3 वृक्ष या पौधों को साथ में रखा गया है तो उसे क्षीरत्रय कहा गया है। तो क्या है? अर्क, स्नूही वट, अर्क, स्नूही पारिश, असमंतक वट गुरुचि, वट उदुम्बर, प्लच। तो आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, अर्क मदार से भी दूध निकलता है, स्नूही सेहुंड से भी दूध निकलता है जिससे क्षारसूत्र बताया गया आपको, वट बरगद, बरगद से भी दूध आता है। तो ये तीनों मिलते हैं तो बनता है क्षीरत्रय। ठीक है। अगला प्रश्न, जैविक स्नेहों में श्रेष्ठ है, जैविक स्नेहों में सबसे श्रेष्ठ कौन सा है? स्नेह यानी कि जो तैल है। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा सर्पी। क्या हो जाएगा? सर्पी। पेड़ पौधों में आता है वो है तैल। ठीक है। और जिसमें तिल तैल सबसे अच्छा बताया गया है। अगला प्रश्न, श्रेष्ठ दीपन द्रव्य, दीपन जो शरीर में भूख को बढ़ाते हैं, ठीक है, उसे दीपन द्रव्य कहा गया। तो कौन सा है? चित्रक है, भल्लातक है, मरीच है या मिशी है? तो आंसर होगा मिशी। अगला प्रश्न, बिडंग का वानस्पतिक नाम पूछ रहा है। बिडंग कृमि घन बताया गया कई बार। तो बिडंग का वानस्पतिक नाम क्या है? बॉटनिकल नेम पूछ रहा है। सीसाल्पेनिया क्रिस्टा कहेंगे
सिसल्पेनिया क्रिस्टा या म्यूकुना प्रूरिटा या एम्बेलिया राइबस या एनेंथम शोवा। तो आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा एम्बेलिया राइबस। एम्बेलिया राइबस क्या कह रहा है? बिडंग का वानस्पतिक नाम है। ठीक है, अगला प्रश्न, श्रेष्ठ दीपन पाचन द्रव्य क्या है? ऐसा द्रव्य जो दीपन मतलब भूख भी बढ़ाए और भोजन का पाचन भी करे, कौन सा द्रव्य है? नागकेशर, शुंठी, चित्रक या मिशी। तो आंसर हो जाएगा चित्रक। चित्रक को दीपन पाचन दोनों कहा गया है। अगला प्रश्न, पाचन द्रव्यों में प्रचलित उदाहरण है। पाचन द्रव्यों में सबसे प्रचलित उदाहरण क्या आता है? नागकेशर, शुंठी, चित्रक या मिशी। तो आंसर हो जाएगा नागकेशर। नागकेशर जो है पाचन द्रव्यों में प्रचलित है। दारू हरिद्रा क्वाथ कहलाता है। दारू हरिद्रा क्वाथ किसे कहते हैं? राल को, मोचरस को, बोल को या रसांजन को। तो आंसर क्या हो जाएगा? रसांजन को दारू हरिद्रा क्वाथ कह सकते हैं। अगला प्रश्न, अश्वगंधा का प्रयोज्यांग क्या है? सभी को पता है कि अश्वगंधा जो है वो उसका कौन सा भाग जो है प्रयोग में लिया जाता है? पत्र, मूल, कंद, पुष्प। तो आंसर क्या होगा? सभी को पता है, सभी ने पढ़ा भी होगा। तो आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि अश्वगंधा का प्रयोज्यांग क्या है। अगला प्रश्न, अश्वगंधा किस अष्टवर्ग द्रव्य का प्रतिनिधि है? मतलब अष्टवर्ग द्रव्य में जो द्रव्य हैं उनका प्रतिनिधित्व करता है अश्वगंधा। तो किन अष्ट वर्ग द्रव्य का प्रतिनिधि है? रिद्धि वृद्धि का, मेदा महामेदा का, जीवक ऋषभक का या काकोली क्षीर काकोली का। तो आंसर हो जाएगा काकोली और क्षीर काकोली का ये प्रतिनिधि द्रव्य है। ठीक है, अगला प्रश्न, हरितकी का वानस्पतिक नाम। मोस्ट इंपोर्टेंट है, कई बार पूछा गया है, रट जाइए, जुबान पे होना चाहिए आपके, भूलना नहीं है। आंसर सभी को पता है, क्या है? टर्मिनेलिया चेबुला। क्या है? टर्मिनेलिया चेबुला हरितकी का बॉटनिकल नेम है और हरितकी को बहुत ही अच्छी औषधि के बारे में, बहुत ही अच्छी औषधि माना गया, श्रेष्ठ औषधि माना गया। ठीक है, आयुर्वेद के त्रिसूत्र में कौन शामिल नहीं है? आयुर्वेद का जो त्रिसूत्र आपको बताया गया है आयुर्वेद परिचय में या स्वास्थ्य शिक्षा में, तो इनमें से कौन शामिल नहीं है? क्या हेतु, लिंग, औषध? आपको पता होगा अच्छे तरीके से, आसान सा प्रश्न है। इसका भी आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइए, जरूर बताइए। कमेंट बॉक्स में 78 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा बताना है। ठीक है, अगला प्रश्न, सुख विरेचन द्रव्यों में श्रेष्ठ है। सुख विरेचन द्रव्यों में सबसे बेहतरीन, सबसे सर्वोत्तम द्रव्य कौन सा है? चतुरंगुल, त्रिवृत्त, स्नूही या एरंड। तो आंसर होगा त्रिवृत्त। कई बार ये क्वेश्चन रिपीट किया है। मृदु विरेचन द्रव्यों में श्रेष्ठ है। मृदु विरेचन द्रव्यों में कौन सा है श्रेष्ठ? चतुरंगुल, त्रिवृत्त, स्नूही या एरंड। तो आंसर होगा चतुरंगुल। तीक्ष्ण विरेचन द्रव्यों में श्रेष्ठ है। तीक्ष्ण विरेचन द्रव्यों में सबसे श्रेष्ठ कौन सा है? चतुरंगुल, त्रिवृत्त, स्नूही या एरंड। तो आंसर होगा स्नूही। चोपचीनी किसकी प्रसिद्ध औषध है? चोपचीनी किसकी प्रसिद्ध औषध है? उपदंश का, फिरंग का, सोम का, योनि व्यापक का। किसका चोपचीनी सबसे अच्छा औषध द्रव्य है? तो आंसर हो जाएगा फिरंग का। सत्कार्यवाद है। सत्कार्यवाद क्या है? सांख्य का, जैन का, न्याय का, वैशेषिक का। ठीक है, तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा सांख्य का। अगला प्रश्न, अर्जुन का प्रयोज्यांग है। अर्जुन का कौन सा भाग ज्यादातर प्रयोग में लिया जाता है? ठीक है, मूल, पत्र, पंचांग या त्वक। तो आंसर हो जाएगा त्वक, यानी कि इसकी छाल सबसे ज्यादा प्रयोग में लिया जाता है। अगला प्रश्न, निम्न में प्राणिज द्रव्य का उदाहरण है। प्राणिज जो प्राणियों से प्राप्त, मतलब जीवों से जो प्राप्त होती है। सूर्यकांत, तृणकांत, कंकुष्ठ और कपर्द। तो आंसर हो जाएगा आपका कपर्द। कपर्द प्राणिज द्रव्य है। पौधों की बात नहीं कर रहा है, प्राणिज यानी कि जीव जंतुओं की बात कर रहा है। चरकानुसार शाकों में श्रेष्ठ है। शाकों में श्रेष्ठ, शाक में सबसे अच्छा कौन सा है? ठीक है,
कौन सा शाक में सबसे अच्छा बताया गया है? सरसप, जीवंती, पालक या चौलाई? तो आंसर होगा ब जीवंती। अगला, कुष्ठवैरी पर्याय है। कुष्ठवैरी किसका पर्याय है? पर्यायवाची किसका है? बाकुची का, चित्रक का, चक्रमर्द का या तुवरक का? तो आंसर हो जाएगा द तुवरक। अगला प्रश्न, गुणवल्लभा पर्याय है। गुणवल्लभा किसका पर्याय है? घुंघची, गागेरण, बाकुची, अतीश? तो आंसर होगा द अतीश। अगला प्रश्न, विश्व भैषज्य पर्याय है। विश्व भैषज्य किसका पर्यायवाची है? शुंठी का, शुंठी को सोंठ भी कहते हैं, गुड़ची, गुड़ची को गिलोय भी कहते हैं, तुलसी या मरीच का? तो आंसर होगा अशुंठी। शुंठी को विश्व भैषज्य भी कहते हैं। सर्ज रस है। सर्ज रस क्या है? सालमली का निर्यास है। निर्यास किसे कहते हैं? पता है ना निर्यास? जो कह रहे वृक्षों का जो गोंद होता है उसे निर्यास कह रहे हैं, ठीक है। साल निर्यास, कुंदरू निर्यास, गुगलू निर्यास? तो सर्जरस क्या है? सर्जरस है साल निर्यास, मतलब कि साल का जो गोंद है उसे कह रहे हैं। मोचरस है। मोचरस किसे कह रहे हैं? सालमली का निर्यास है, साल का निर्यास है, कुंदरू का निर्यास है या गुगलू का निर्यास है? तो आंसर होगा अ सालमली का निर्यास। मोचरस सालमली का निर्यास है। श्रेष्ठ कंद है। भाव प्रकाश, आचार्य भाव प्रकाश के अनुसार पूछ रहा है, इसलिए ब्रैकेट में भाव प्रकाशानुसार लिखा हुआ है। तो आचार्य भाव प्रकाश मिश्र के अनुसार या आचार्य भाव प्रकाश मिश्र के द्वारा लिखी हुई भाव प्रकाश के अनुसार श्रेष्ठ कंद क्या है? सूरण कंद, आलूक, कदली या कटहल? तो आंसर हो जाएगा अ सूरण कंद। सूरण जो सूरन होता है ना, ठीक है, तो उसके कंद को श्रेष्ठ कंद भाव प्रकाश ने कहा है। अगला प्रश्न, श्रेष्ठ कंद चरकानुसार है। अब आचार्य चरक के अनुसार श्रेष्ठ कंद कौन सा है? सूरण कंद, आलूक, श्रृंगवेर, श्रृंगवेर आद्रक को अभी बताया गया, याद कर लीजिएगा, कदली? तो यहां पे पूछ रहा है कि श्रेष्ठ कंद चरकानुसार कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा सौ श्रृंगवेर आर्द्रक। विपाक कर्म निष्ठया, विपाक कर्म निष्ठया कहाँ है? सुश्रुत ने, बागभट ने, भाव प्रकाश ने या चरक ने? तो आंसर हो जाएगा द चरक ने कहा है। अगला प्रश्न, संख्या में 8 रस किसने माना है? ऐसे आचार्य के बारे में पूछ रहा है, मतलब कि जिसने बताया है कि रस जो है 8 है। किसने? भद्र काप्य ने, हिरण्याक्ष ने, वार्यो विधि ने या धामागर्भ ने? तो आंसर हो जाएगा द धामागर्भ ने रस को 8 कहा है। विष रहित द्रव्य है। ऐसा द्रव्य इनमें से बताइए जिसमें विष नहीं है। अतिविषा, कुपीलू, वत्सनाभ, कुपिल्लू भी कहा जाता है, कुपिलू कह सकते हैं, वत्सनाभ या धतूर? तो आंसर हो जाएगा अ अतिविषा, इसमें जहरीला नहीं है। अगला, अपृथक भाव संबंध कहलाता है, ठीक है, समवाय, असमवाय, सामान्य या विशेष? तो आंसर हो जाएगा क्या? असमवाय, ठीक है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन त्रिजात का घटक नहीं है? त्रिजात का घटक इनमें से कौन नहीं है? त्वक, एला, पत्र, नागकेशर? तो आंसर क्या हो जाएगा? द नागकेशर। मतलब कि जो त्रिजात है, जो भी औषधि द्रव्यों के समूहों के परिभाषा के बारे में जो बताया गया, उसमें त्रिजात में बताया गया कौन कौन से 3 द्रव्य होते हैं, तो उसमें नागकेशर नहीं है, ठीक है। अगला प्रश्न, कौन सा फल बालावस्था यानी कि अपक्व, जब वो कच्चा हो तभी ग्राह्य बताया गया है? आचार्यों ने उसे बताया है कि उसे तभी ग्राह्य कर लेना चाहिए, ग्रहण कर लेना चाहिए। मदन फल, हरितिकी फल, माया फल या बिल्व फल? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है, कई एग्जाम में पूछा गया है। आंसर क्या होगा? बिल्व फल। क्या होगा? बिल्व फल। अगला अंतिम प्रश्न है इस सीरीज का, और इस सीरीज के अंतिम प्रश्न के साथ ही आप सभी को बता दें कि ये जो भी सब्जेक्ट की सीरीज आ रही है वो सभी राज्यों के भर्ती परीक्षाओं की तैयारी करने वाले प्रत्येक कैंडिडेट के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो अभी तक आयुर्भास्कर चैनल तक
जो भी कैंडिडेट नहीं पहुंचे हैं, तैयारी अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं, स्टडी मटेरियल के तलाश में है, वहां तक आप वीडियो को जरूर शेयर कीजिए। उनको बताइए कि आपके फोन में आप इजी वे में आयुर्भास्कर ऐप प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर सकते हो। अगर आप एप्पल आईफोन यूजर्स हो तो आप गूगल में आयुर्भास्कर सर्च करके हमारे होम पेज से लॉगिन कर सकते हो, वहां से आप कोर्स परचेज कर सकते हो। और प्रत्येक राज्य के आयुर्वेद, होम्योपैथ, एलोपैथ या जो भी मेडिकल फैकल्टी के जो भी भर्ती परीक्षाएं हैं उनकी तैयारी आयुर्भास्कर ऐप पे कराई जाती है। साथ ही हमारे ऐप पर नीट की अच्छी प्रिपरेशन कराई जा रही है। बीएमएस के भी कोर्सेज हमारे पास हैं। राजस्थान बीएससी नर्सिंग जो आयुर्वेद से है उसका भी कोर्स हमारे ऐप पे है। तो बहुत सारे कोर्स हैं, अलग अलग स्टेट के कोर्स हैं, बहुत बड़ी फैकल्टी है हमारी। तो वहां पे आप हमसे जुड़िए और अच्छी प्रिपरेशन आप कीजिए। ये सभी को जानना जरूरी है कि आयुर्वेद से रिलेटेड जो भी कोर्स आयुर्भास्कर ऐप पर है वो सब बेहतरीन है। और कई पिछली भर्तियों में अगर देखा जाए तो आयुर्भास्कर इंस्टीट्यूट के, आयुर्भास्कर ऐप के जो भी कैंडिडेट हैं उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया है और अलग अलग राज्यों में यहां से कैंडिडेट निकल करके अपने सरकारी नौकरी का जो तैयारी कर रहे थे वहां पे वो ज्वाइन भी कर चुके हैं। तो आप क्यों पीछे हैं, आप भी हमसे जुड़िए और इस तैयारी का आप लाभ प्राप्त करें। ठीक है, अंतिम प्रश्न देख लेते हैं इस सीरीज का। निम्न में से चतुर्बीज में सम्मिलित नहीं है। चतुर्बीज में क्या सम्मिलित नहीं? चतुर्बीज में 4 बीजों के बारे में बताया गया, तो उनमें से क्या इसमें नहीं है? मेथिका, चंद्रसूर, कालाजाजी, यवानी, चंद्रसूर, कालाजाजी या सरसप, धान्यक। ठीक है, तो आंसर सभी को पता है क्या होगा, तो आंसर फटाक से कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। वीडियो इंपॉर्टेंट है तो अपने स्टडी ग्रुप में, अपने फ्रेंड सर्कल में वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। वीडियो इंपॉर्टेंट लगती है और महत्वपूर्ण है आपके भर्ती परीक्षा के हिसाब से, तो आप वीडियो को जरूर लाइक करें। अगर कोई डाउट है, कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और यदि भर्ती परीक्षाओं की जानकारी के साथ अप टू डेट रहना चाहते हैं तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जरूर जाएं। वहां पे हमारे सोशल प्लेटफॉर्म के अलग अलग अकाउंट में उनके लिंक मिल जाएंगे, आप वहां से हमें ज्वाइन कर सकते हो ताकि हर जानकारी से आप रहें अप टू डेट। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।